अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप बेटा? ठीक हो? आई एम गुड। मोहम्मद अहमद, आप कैसे हो? हम वेट कर लेते हैं कुछ लोगों का, से 6-7 लोग हो गए हैं। वेट कर लेते हैं ताकि हम एक साथ ही स्टार्ट करें। आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। कैसा चल रहा है आप लोगों का रमज़ान? और हम एंडिंग्स की तरफ आ गए हैं आज खैर से। कल आज रात ताक रात होगी, ऑब्वियसली वन मोर ताक रात 27 की। सो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा और अपने लिए, इस मुल्क के लिए, सब के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। बहुत ज़रूरत है इन दुआओं की हम सबको। अस्सलाम वालेकुम ताबिंदा, रुकैया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम अहमद, चलें गुड हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सायरा, फ़िज़ा, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, मरीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो सारे लोग इन हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे 30s वाले ज़्यादा जागे में आज। वेरी नाइस, चलें गुड हो गया। ओके, आज हम बात कर रहे हैं मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी विच वाज फ्रॉम 50s, और मैंने मदर्स डे पे 50s की सीरीज़ की थी, उसके बाद मैंने 40s की थी, और उसके बाद मैंने की आज 30s की कर रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं 20 की भी करूँगी। वेरी नाइस, दैट्स सुपर, दैट्स स्पिरिट। आई एम गुड। अफशीन, आयशा, कैसे हो? अच्छा, हमें ये समझना है कि जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो हर 10 साल का फ़र्क है। एवरी 10 years डेके का फ़र्क आ रहा है। और उन 10 सालों को बिल्ड हम कहाँ से करते हैं? वालेकुम अस्सलाम शहजाद कमर। हम उन सालों को बिल्ड कहाँ से करते हैं और हम जाते कहाँ तक हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और मैं आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। व्हाट इज़ स्किन केयर, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ फिज़िकल हेल्थ, व्हाट इज़ द पॉइंट्स जो आप चीज़ें खा रहे होते हैं। तो आज हम सारी बातों को इन डिटेल दोबारा डिस्कस करेंगे, बिकॉज 30 इज़ द एज विच इज़ अ मिरेकल एज, जिसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें करते हैं और बहुत सी चीज़ों का आपको जो फ़ायदा है वो आपको लेट एजेस में नज़र आ रहा होता है। सो आज हम बात करते हैं स्किन केयर इन 30s की। अच्छा, जब हम स्किन केयर इन 30s की मैं बात करूँगी, इसमें मैं ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करूँगी, थोड़ी एक्सटेंसिव क्लास होगी, क्योंकि ये एक सेंटर है आपका, बिल्कुल एक दरमियान में आप आकर खड़े हो गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो आपने समझना ये है कि एज की अगर मैं बात करती हूँ तो एज का ताल्लुक जो है वो कुछ चीज़ों से हटकर होता है। एज और स्किन केयर दो डिफरेंट मैटर्स हैं। आपकी स्किन टाइप और एज 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपकी जो स्किन टाइप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन भी कर रही होती है आपकी एज को, क्योंकि आपकी यू आर बॉर्न विद सर्टन स्किन टाइप्स, एंड इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ दो स्किन टाइप्स तो आपकी जो है वो बेसिकली एजिंग भी बहुत ज़्यादा फ़र्क तरह से आपको रिएक्ट कर रही होती है। तो यू हैव टू स्टिक एंड नो what your skin type is. Like I have got very oily skin, और बहुत से लोगों की ड्राई होती है, बहुत सी नॉर्मल होती है, बहुत सी की कॉम्बिनेशन होती है। अब होता क्या है, स्किन एजिंग का ताल्लुक आपकी स्किन टाइप से है, आपकी डाइट से है, आपके एनवायरनमेंट से, आपके लाइफस्टाइल से, आपके फूड से है, और बहुत सी और चीज़ों से इसका ताल्लुक है। तो इट्स नॉट ओनली वन थिंग। और अगर आप एक ही चीज़ को फोकस किए जाएंगे तो यू विल नॉट हैव दैट अल्टीमेट ब्यूटी, अल्टीमेट यूथ, अल्टीमेट पावर इन यू, जो आपको फॉर लाइफ टाइम यंग रखे, बहुत ज़्यादा देर तक रखे। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी लेट 20s में हैं, अर्ली 30s में हैं, मिड 30s में हैं, तो ये आज की लाइफ आप लोगों के लिए। अच्छा, हम क्या देखते हैं 30s के अंदर देयर सर्टेन चेंजेस व्हिच स्टार्ट हैपनिंग इन योरसेल्फ। आपकी नींद थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, आपकी बॉडी रिएक्शन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं या कोई भी डाइट करते हैं, आप खुद नॉर्मली देखें, आप कहती हैं जब मैं 18-20 साल की थी तो मैं यही चीज़ें करती थी और इनका ऐसा इफेक्ट आता था, और वो अब नहीं आ रहा होता आप पर।
तो ये आपको कुछ चीज़ें इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारा स्टमक कुछ चीज़ों को जो है वो डाइजेस्ट करना बंद कर देता है, कुछ चीज़ों से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, कुछ प्रोडक्ट लाइन से इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है हमें, और कुछ चीज़ें जो है उनका रिस्पॉन्स हमारे लिए बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। हमारी लेट 20s में और अर्ली 30s में बॉडी इतनी स्नैपी नहीं रहती, इतनी प्रो नहीं रहती जितनी हमारी यंग एजेस में है, और जो हम 30 में देख रहे होते हैं चीज़ वो 20 में नहीं होती। दो तरह के रिएक्शंस नॉर्मली 30s में आते हैं। एक होता है कि यू विल स्टार्ट फीलिंग अर्ली 30s में कि आपकी स्किन हल्की सी ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं बट स्लाइटली इट इज़ शोइंग इट्स ड्राइनेस। अगर आपकी नॉर्मल है तो भी, अगर आप यू वर बॉर्न विद द ड्राई स्किन तो आपको ज़्यादा लग रही होगी। इफ़ यू हैव गॉट नॉर्मल ऑयली स्किन तो आप देखेंगे आपकी स्किन ऑयल उसका प्रोडक्शन थोड़ी सी लेस होनी शुरू हो गई है। आपके लिए शायद वो 30 थोड़ा अच्छा वाला 30 हो, बिकॉज आपके बहुत से इशू सॉल्व हो जाएंगे, आपको दाने नहीं निकल रहे होंगे। ये मैं दो साइड्स आपको बताऊंगी स्किन की। आपके दाने कम हो गए होंगे, आपका ऑयल मैनेज हो गया होगा, जो ड्राई वाले या नॉर्मल वाले थे उनकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़ जो आपके साथ और हो रही होगी वो ये होगी कि आपकी स्किन जो है वो चूँकि आपके हार्मोन्स ड्रॉप डाउन होंगे। मैं बहुत सी दफ़ा हार्मोन्स की बात करती हूँ, बिकॉज हार्मोन्स आप देखें जो बहुत अच्छे काबिल सीनियर डॉक्टर्स होते हैं या जो बहुत पढ़ लिख लोग जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़हब में आ जाते हैं, बिकॉज इन दी एंड दे डिस्कवर दिस थिंग कि इस्लाम इतना कंप्लीट मज़हब है और अल्लाह ने इतने सालों पहले जिस तरीके से इंसानों को बनाया गया है और इंसानों की मशीनरी वो साइंस अब इस बात को वो यस करती हैं हमारे साथ। सो साइंस में जो लोग रिसर्च कर लेते हैं बहुत मज़हब की तरफ आ जाते हैं कि अल्लाह पाक ने को इतना कुछ जानते हैं कि अल्लाह ने एक साइंस पर पूरी बॉडी, जो अब साइंस रिसर्च कर रही है वो अल्लाह ने बहुत सालों पहले हमें बता दी गई है वो बातें। सो अगर मैं आपको बताती हूँ तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम्स चल रहे हैं जिसके अंदर हमारे हार्मोन बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमारा हार्मोन का जो लेवल होता है वो ड्रॉप डाउन कर रहा होता है, जिससे हमारी स्किन ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और जब हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है तो ऑब्वियसली उसमें एजिंग का प्रोसेस, एजिंग का फैक्टर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो और जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इवेंचुअली ड्राई हो जाती है तो फिर आप ऐसी चीज़ें उनको रिजॉल्व करने के लिए उन इशूज़ को आप चीज़ें लगानी शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आपने एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन करनी है। अगर आप एक स्किन केयर रूटीन अभी तक नहीं कर रहे और आप 30s को टच करते हैं और आपको कोई फ़िलहाल इशू नहीं है तो डोंट इस चीज़ में अपने आप को ज़हनी तौर पर इस फूल्स पैराडाइज से निकाल लें कि अगर अभी तक आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं हो सकता है अभी वक्ती तौर पर कुछ चीज़ें आया ना हो रही हों या नज़र ना आ रही हों, बट प्रोसेस पीछे चल रहा है। ठीक है, तो आप अगर 30 साल की एज के अंदर कुछ भी करेंगे दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एक प्रॉपर अगर आपके 30 साल में करते हैं तो अगले 30 साल आपके बहुत हसीन गुजरेंगे। वालेकुम अस्सलाम कारुनिसा, अस्सलाम वालेकुम साइमा। कोई आपको नहीं बता सकेगा व्हाट योर एज इज़, एटलीस्ट आपकी स्किन और आपकी शक्ल देखकर लोग डिसीविंग सिचुएशन के अंदर रहेंगे। अगर आप अपनी 30s के अंदर वो चीज़ें करते हैं जो एसेंशियल हैं तो आपके मज़ीद अगले 30 साल जो हैं वो बहुत ही अच्छे गुजर सकते हैं। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपको अगर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको वो चीज़ें करनी हैं जो मैं आपको बताऊंगी इस एज के अंदर। होता क्या है कि हमारी स्किन के अंदर एक सेल्स हैं और उसकी जो टर्नओवर है विद एज वो कम होनी शुरू हो जाती है और आपके नए सेल्स बनने का टर्नओवर भी जो है वो बहुत हद तक विजिबली लेस हो जाता है। आपकी स्किन डल लगनी शुरू हो जाती है। 30 के अंदर आप एक चीज़ देखोगे आपकी स्किन डल हो रही है, वो ग्लो नहीं है, वो बात नहीं है मेरी स्किन के अंदर जो पहले थी यार। आई वॉज सो प्रिटी, आई यूज टू हैव अ ग्लास स्किन यार, वो बात नहीं रही मेरे अंदर। और आप उसका ब्लेम बहुत सी चीज़ों को दे रहे होते हैं जबकि वो फैक्टर्स होते हैं। और नॉर्मली औरतें कह रही होती हैं कि अपने मियों को कि हमारी शादी होगी ना तुम्हारे साथ तो देखो हमारा क्या हाल हो गया है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मगर कुछ चीज़ें का आपने बहुत सा अच्छा ध्यान भी रखना है। जी आदिल, जी आरिफ, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है,
सो अब आपने सबसे पहले समझना है कि इस एज के अंदर आपके सेल्स का जो टर्नओवर है वो 28 से 35 साल तक स्प्रेड कर गया। जो ऑलरेडी जब आप टीन्स में थे, जब आप टीन्स को टच की एज में थे, तो आपका सेल टर्नओवर 14 दिन का था। 14 दिन के बाद आपकी सेल टर्नओवर होता था, विजिबली आपकी स्किन ग्लो करती थी, शाइन करती थी, सब कुछ करती थी, जो अब फैलकर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो होता भी किस तरह से है, पहले वो 21 दिन पर आता है, 21 दिन के बाद नए सेल्स आ रहे होते हैं, फिर होते होते वो 28 दिन पे चला जाता है। थैंक यू साइमा, बहुत शुक्रिया। तो वो 28 दिन पे चला जाता है। नाउ यू नो व्हाट मेकअप मेक्स अ विजिबल डिफरेंस कल की और आज की लाइफ में। सो फिर होते होते वो 28 पे और फिर होते होते वो 35 दिन में चला जाता है। जैसे जैसे यू स्टार्ट गेटिंग ओल्डर, वो आपका जो सेल का टर्नओवर है वो आगे जाना शुरू हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम राबिया, ठीक है। कोलाजन प्रोडक्शन आपकी स्लो डाउन कर रही है, आपकी बॉडी कोलाजन को स्लो डाउन करना शुरू कर देती है, ये एक चीज़ शुरू हो जाती है। आपकी डेड स्किन के सेल्स एक्यूमुलेट होकर आपकी स्किन के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं और उससे आप बूढ़े लगने शुरू हो जाते हैं और आपका ग्लो चला जाता है बेसिकली, ठीक है। आपने अपनी स्किन को आप लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एक और चीज़ जो इस एज के अंदर आप कर सकते हैं, जो आप 50 साल में नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया था। अस्सलाम वालेकुम बतूल, राबिया अस्सलाम वालेकुम। वो क्या चीज़ है, वो ये है कि आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, जो आप 50 साल के अंदर नहीं कर सकते होते, ठीक है। सो आपने केमिकल एक्सफोलिएशन की तरफ जाना है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ये नहीं आपने देखना कि मेरी फ़लानी ने ये चीज़ लगाई थी और उस पर ये चीज़ अच्छी हुई है तो मैं यूज़ करना है। यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड इफ़ यू वांट एन अच्छी स्किन, कि अपने आपने स्किन टाइप को नहीं भूलना किसी भी सूरत के अंदर, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रुथ इज़ योर स्किन टाइप। अच्छा, आप कुछ चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड वाली प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, ये बहुत अच्छी, ये माइल्ड होती हैं, ये आपकी स्किन को, ड्राई स्किन पे भी बहुत बात। ड्राई स्किन मरीम, मैं एक्चुअली अभी दोनों चीज़ों की बात करूँगी। अभी मैंने बात की है कि स्किन के अंदर दो तरह के रिएक्शंस होते हैं व्हेन यू डाइव इनटू 30। तो एक में आपकी स्किन ड्राइनेस की तरफ जानी शुरू हो जाती है, वालेकुम अस्सलाम सायरा, और एक में आपकी स्किन ऑयल्स प्रोड्यूस करनी शुरू हो जाती है। हम दोनों की बात करेंगे और एंड तक आपको काफ़ी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे, वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आप माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएशंस कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर पे आप बाद में जाएंगे। दूसरा बात यह है कि जब हार्मोन्स आपके ड्रॉप डाउन करते हैं और उसका इम्पैक्ट आपकी स्किन पर आता है तो स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। कुछ लोगों की ऑयली होनी शुरू हो जाती है और कुछ की ड्राई होनी शुरू हो जाती है। अब आपने क्या करना है, जब आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसकी आउटर लेयर के ऊपर मॉइस्चर बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो नज़र आना शुरू हो जाता है। अब हम अगर बात करते हैं स्किन की लेयर्स की, तो इस वक्त हमारे पास 14 से 15 स्किन की लेयर्स यहाँ मौजूद है। सो इसलिए आपको इतनी हिट यहाँ नहीं मिलती, कुछ हिस्सों पर आपको हिट ज़्यादा मिलती है। लिप्स पर बहुत से लोगों के जो लिप्स हैं वो आप अगर मैं करूँ, लिप्स की जो लेयर होती है वो 3 से 4 लेयर्स स्किन की सिर्फ लिप्स पे होती है। आपने देखा है बहुत आसानी से आपको लिप्स पिंक नज़र आते हैं, आपको लिप्स के अंदर गोश्त नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उस पर इतनी कम स्किन की लेयर्स मौजूद होती हैं कि वो सारा इजीली नज़र आना शुरू हो जाता है आपके नीचे। सो दिस इज़ अ सेंसिटिव येट थिन लेयर्ड स्किन आपकी लिप्स की, ठीक है। कुछ जगहों पर हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत हो जाती है और उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए हाइड्रेशन को बरकरार रखना, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले अपने लिप्स के लिए, बिकॉज अभी एक ऐसा टाइम होता है आप ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे होते, आपने अपनी लिप्स की केयर के लिए कोई अच्छी, जिस तरह वैसलीन हमारी टेंडर केयर इज़ ऑसम, आप टेंडर केयर लगाएं। जब आप टेंडर केयर लगाते हैं उससे उसका मॉइस्चर, उसका एक बैरियर आ जाता है, उस पर एक लेयरिंग आ जाती है। उसके बाद आप उस पर सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं। सन ब्लॉक का तो आपने किसी भी एज के अंदर आपने उसका मजाक रखना ही नहीं ना।
आपने सन का तो मजाक रखना ही नहीं है। सो आपके स्किन लिप्स पिंक रहेंगे अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हैं, काले नहीं होंगे, गंदे नहीं लगेंगे, चैप नहीं लगेंगे अगर आप अपनी अच्छी एक टेंडर केयर और उसकी थोड़ी सी केयर करनी शुरू करोगे, डल नहीं लगेंगे, ठीक है। वरना अगर आप कोई भी मैं इस वक्त पे आपको बता दूं, स्किन केयर बता दूं, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते तो इट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। आप कितनी भी आला से आला महंगी से महंगी ब्रांड यूज़ कर लें, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग अ सन ब्लॉक ऑन योर स्किन, इट्स अ वेस्ट, आप पैसे फेंक दें। और अगर आप सन ब्लॉक लगा लेते हैं तो दैट विल हेल्प यू एंड गो अ वेरी वेरी लॉन्गर वे विद यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 30 इयर्स में नॉर्मली क्या हो रहा होता है, पहले इसकी साइंस समझे। 30 इयर्स के अंदर नॉर्मली आपकी शादी हो चुकी होती है, ज़्यादातर केसेस में आपका पहला बच्चा हुआ होता है या सेकंड बच्चा हो रहा होता है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, या बच्चे छोटे होते हैं। तो इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत मेजर फिज़िकल चेंज आ जाता है। मेजर फिज़िकल चेंज से मेरी मुराद ये है कि आप अगर पतली हैं या नॉर्मल थी तो अब आप एक प्रोसेस से गो थ्रू करके आपका मोटापा हो जाएगा, आपके कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जिस पर आपका फैट ज़्यादा हो जाएगा। उस वक्त आप एक बेफिक्री टाइप की एज में होते हैं। मैंने नहीं देखा लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। सो अगर उनका सी सेक्शन है या नॉर्मल है, उनका पेट बढ़ जाएगा एंड दे विल नॉट केयर। ऊपर नीचे बच्चे हो जाएंगे, दे विल नॉट केयर। दे विल नॉट केयर अबाउट द फूड दे आर टेकिंग, दे विल नॉट केयर अबाउट द मोस्ट ऑफ द थिंग्स। वो रात को कब सो रही हैं, बच्चे के साथ सो गई, बच्चे के साथ उठ गई, उसके बाद आपने कोई प्रॉपर अपनी रूटीन नहीं है, बच्चे रात को उठ रहे हैं। और मैंने नॉर्मली एक चीज़ देखी है कि बच्चे जब रोएंगे उनको खाने पीने को कोई चीज़ दे दी जाएगी, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आई स्टिल रिमेंबर मेरे जो डॉक्टर बच्चों के थे वो मुझे कहते थे कि आप बच्चों की माँ हैं और आप खुद अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें, आप बच्चों के साथ सोएं उठें नहीं, आप माँ हैं, आपने उनका सिस्टम तय बनाना है, उन्होंने आपका सिस्टम नहीं बनाना है। यहाँ पाकिस्तान में औरतें नॉर्मली क्या करती हैं, बच्चों के साथ सोती हैं, बच्चों के साथ उठ जाती हैं, बच्चों के साथ खा लेती हैं, बच्चा रोता है उसको फीड करा देती हैं, बार बार एक विच इज़ लाइक टोटली स्टूपिड। आप उसका टाइम टेबल खुद बनाएंगी कि ये इसके सोने का टाइम टेबल है, इसके उठने का टाइम टेबल है, इसके खाने का। हर टाइम आप उसके मुंह में खाने पीने को कुछ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू ट्रेन दैट चाइल्ड। उसकी गैप्स आपने बनाने हैं, आपने अपनी ज़िंदगी आसान करनी है। सो रातों को उठना, दिन रात डिस्टर्ब होंगे आपके, इनिशियली सबके डिस्टर्ब होते हैं, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक नॉर्मल रूटीन पे आओ। आप इंसानों के बच्चों में डील कर रहे हो, वो समझ लेते हैं बच्चा सब कुछ। मुझे याद है मेरी बेटी जब छोटी थी, बहुत विंटर्स में हुई थी, तो वो तंग करती थी। इट वॉज माई फर्स्ट चाइल्ड, तो मैं उसके जुराबें उतार देती थी दिन के टाइम कि वो सोए ना, वो अनकम्फर्टेबल फील करे, और वो रात को मैं उसको कोशिश करती थी अपने साथ सुलाएं, एंड देन इट वर्क्स। सेकेंड चाइल्ड में आप और प्रो हो जाते हैं सब कुछ। तो चूँकि आप एक बॉडी आपके प्रोसेस से गुजरती है और आप मोटे हो जाते हो, पतले हो जाते हैं, एंड यू नॉर्मली से वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स, हमने सब कुछ मैनेज करना है। टोटली काफ़ी हद तक आई टोटली एग्री। अब इसके अंदर जब आप मोटे हो जाते हैं तो आप पतला होने की रैपिड कोशिश कर रहे होते हैं। 30 साल आप वापस चाहते हैं आप 20 साल वाली वो एक स्टूडेंट लाइफ में आ जाएं, और या आप कहीं और उसके अंदर आ जाएं, मगर वो पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए यू स्टार्ट डूइंग क्रैश डाइटिंग, ठीक है, यू स्टार्ट डूइंग क्रेजी डाइटिंग, क्रेजी वर्कआउट्स, यू डोंट केयर क्या हो रहा है आपके साथ, और इसके अंदर आप एक और डैमेज करना शुरू कर देते हो जिसमें आपके बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर आपकी बॉडी का फैट बड़ी डिफरेंट तरीके से उड़ाने की आप कोशिश कर रहे होते हो विद जज्बाती या शॉर्टकट मेथड्स, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि जब आपका बेबी फैट जाना शुरू कर देता है, आपका ज़ाहिर है सबसे पहले आपका मुंह ढकेगा। जब आपका बेबी फैट जाना शुरू करता है तो आपको ये समझना है कि अब यू हैव टू डिसाइड बिटवीन योर फेस एंड बेसिकली योर एस। मैं आपको सही बता रही हूँ, यू हैव टू डिसाइड कि आपको एक फेस, देखिए प्लम्प फेस, चबिया फेस हमेशा यंगर फेस होता है, वो अच्छा दिखता है। जब आप क्रैश डाइट्स करते हो, लूज़ करोगे फैट बहुत तेज़ी के साथ, तो उससे क्या होगा, आपको हो सकता है बहुत अमेजिंग बॉडी मिल जाए, मगर आपको बहुत बुरी स्किन, बहुत बुरी शक्ल मिलेगी, विच विल नॉट गिव यू कॉम्प्लीमेंट। आपको बहुत से लोग कहेंगे, है यार तुमने वेट तो लूज़ कर दी, मगर तुम पहले बड़ी अच्छी दिखती थी। वैसे तो आप लोगों को चुप नहीं करा सकते, दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट, ये मैं नहीं बाय करती हूँ।
मगर लोग ज़्यादातर क्योंकि स्किन प्लम्प्ड और ज़रा फैट सी अच्छी लगती है, तो वो आपको यंग लुक भी देती है, फ्रेशनेस भी दे रही होती है, चार्म भी दे रही होती है। और वाई नॉट एप्पल चीक्स, वाई नॉट एप्पल चीक्स। आपको बहुत ही चुसा मुँह किसी का भी नहीं कभी पसंद आएगा, उस पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होते हो तो उससे क्या होता है, तो आपने आपकी ये जो बोन होती है, ठीक है, आपका फैट लूज़ हो जाता है आपका बड़े अच्छे से। आपकी स्कल की और आपकी जॉ लाइन की जो बोन होती है वो गिरना शुरू हो जाती है, वो डाउन जाना शुरू हो जाती है। हार्मोन्स आपके वैसे जा रहे होते हैं, सन ब्लॉक आपका कोई होता नहीं, दिन रात आपके ठीक नहीं, खुराक आपकी ठीक नहीं, बच्चे आपने पैदा कर लिए मोटे होकर। तो ये तमाम चीज़ें जब आपके साथ जा रही होती हैं तो क्या उससे होता है, आपकी ये चीज़ जो है वो एक्सरसाइजिंग और डाइटिंग से यूं करके हो जाती है, ठीक है, जो आपकी अच्छी नहीं दिखी, चुसावा मुँह जिसे आप कहना शुरू कर दें, इन अदर वर्ड्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो वो होना शुरू हो जाता है। और जिससे आपके यहाँ पर लाइंस पड़नी शुरू हो जाती हैं, ऊपर से मुंह आपका ख़राब हो जाता है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो आप अगर पहली बात जो मैं अभी लाइव दे रही हूँ, चूँकि 30 वाले देख रहे होंगे, अगर 30 वाली कोई माएँ मदर फीड करा रही हैं या वो प्रेग्नेंट हैं, तो ये उनके लिए बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी। वो बहुत सा कुछ नहीं कर सकती, वो सिवाय एक चीज़ कर सकती हैं कि वो अपने मुंह के ऊपर सिर्फ सन ब्लॉक लगा सकती हैं और अपनी केयर करें, डाइट की केयर करें, गलत चीज़ें मत खाएं, वाइल एक्सपेक्टिंग डोंट टेक जंक, ऐसी चीज़ें मत खाएं जो आपकी बॉडी के लिए बुरा फैट तो दें मगर वो आपको कोई फ़ायदा और आपके बच्चे को कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं दे रहे। ईट गुड फूड, ईट फ्रूट्स, ईट वेजिटेबल्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक करें माइल्ड तरीके से अकॉर्डिंग टू योर स्किन, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ इश्यूज़, बट ये क्रेज़ी चीज़ें आप नहीं कर सकती जो एक आम औरत कर रही है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें डालने की कोशिश करनी है जो आपकी इलास्टिसिटी को बढ़ाएं, जो आपके मुंह के प्लम्पनेस को बढ़ाएं, जो एक कोलेजन को बढ़ाएं, वो आपके फेस को अच्छा दिखाएं। तो आपने अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को ऐड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है। जब आपका मुंह श्रिंक हो गया तो आपका कहाँ गया हुस्न, आपका बॉडी ढलकेगी। देखें गुब्बारा है, उसके अंदर से आप रैपिडली कोई चीज़ निकाल देंगे तो वो उसकी कोई खूबसूरती नहीं रहेगी। तो यू हैव टू वाइल मेकिंग योर डाइट की भी चॉइसेस और एक्सरसाइज चॉइसेस आपने सेंसिबली उन्हें करने हैं, ठीक है। और आपके नए प्रॉब्लम्स अराइज होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपका वो वाला जो मुंह का बुढ़ापा है ना, वो जो आप डाइटिंग से करोगे वो टोटली डायरेक्ट करेगा आपको ओल्ड एज का दिखाने में। तो आपने क्या करना है, अलॉट ऑफ डाइटिंग से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, सेंसिबल डाइटिंग करनी है। डाइट का मतलब है ईट राइट, ईट ऑन द राइट टाइमिंग्स, वो आपने करना है। पर्सनल स्किन केयर रूटीन आपने अपनी एक लेने की कोशिश करनी है और उसके अंदर देखिए ये एक ऐसा पौधा है जो स्किन केयर का आप 30 साल में लगाते हो, जिसका फल आप 40, 50 और 60 में खाते हो। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ सिर्फ आप ख़ुद बचा सकती हैं, कोई नहीं। इस टाइम पे आप एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर, अपने डाइट के अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर। आई बिलीव मैंने भी अपना मुझे 20 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट वर्कआउट करते हुए। आई हैव स्टार्टेड स्किन केयर की मैं बात करूँ, स्किन केयर का सही मुझे लेट पता चला था और सन ब्लॉक का भी मुझे लेट पता चला था, मगर मैंने डाइट वाली चीज़ की मैं बात करूँ और एक्सरसाइज और फिट रखने की बात करूँ, आई स्टिल रिमेंबर मेरा सी सेक्शन था मेरे बेटे के बाद एंड उसके पैदा होने के 7-8 मंथ्स के बाद आई वॉज स्टैंडिंग इन द जिम और मैंने बिल्कुल उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। आई नेवर वांटेड टू गेन वेट। और मुझे कभी कभी मेरी डॉक्टर मजाक किया करती थी कि तुम्हारे तो पता नहीं बच्चे कैसे हो गए हैं कि तुम इतनी वेट कॉन्शियस खातून हो। मगर अल्लाह का शुक्र है उस टाइम पे तो मैंने इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं सोचा था कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मगर बाद में आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है फॉर माई सेल्फ। आई वॉन्टेड टू डू इट, ठीक है। सो
अगर आप 30 साल के अंदर अपनी अच्छी केयर करेंगे तो वो 40 साल के अंदर जो कुछ ऐसा डैमेज हो जाता है जो 40 साल में आप 30 में केयर नहीं करते, वो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो वो हम सबको समझना है। 30 साल में डैमेज स्टार्ट होता है। बेसिकली 20 के अंदर, आप में से कितनी ख़वातीन हैं जिसने 20 साल के अंदर सन ब्लॉक लगाया होगा? हमें किसी ने बताया ही नहीं, शायद हमें कभी किसी ने बताया नहीं। नाउ माई डॉटर इज़ 18.5, तो उसकी मैंने लाइफ में पिछले 1 साल से तो सन ब्लॉक डाला हुआ है। कुछ भी हो जाए तुमने सन ब्लॉक लगाना है, तो शी विल, आई थिंक वो मुझे थैंक कहाँ जाकर करेगी, व्हेन शी विल बी माई एज, और उसकी बेहतर एज मुझसे गुजरेगी फॉर श्योर। वाई? बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर योर एज में, कि अगर आपकी बेटियाँ 20 साल की हैं तो उनके अंदर आप सन ब्लॉक की आदत ज़रूर डालें। ठीक है, और दूसरा ये बात है कि हम अपनी कुछ चीज़ों को वापस नहीं ला सकते और कुछ चीज़ों को वहीं रोक सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने अपनी इस एज के अंदर अपने अंदर डालनी है, और जब आपकी बेटियां हों तो उनकी तो आपने 8 साल से डाल देनी है, वो है सन ब्लॉक। सो आपने एक चीज़ जो अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर डालनी है, दैट इज़ अ सन ब्लॉक, सनस्क्रीन। आप सब कुछ यूज़ कर लें, सन ब्लॉक यूज़ ना करें, इट्स अ वेस्ट। रिलीजियसली सर नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह आपने सन ब्लॉक को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। आप अगर उसको नहीं कर रहे, कोई भी सिरम्स लगा रहे हैं, बेकार है। री अप्लाई सन ब्लॉक, देन अप्लाई सन ब्लॉक, देन अप्लाई सन ब्लॉक, यानी इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपको बचाता है फ्री रेडिकल्स। मेरी अभी 6 मंथ से स्टार्ट की हुई है। वेरी गुड मरियम, थैंक यू अंबर फारूकी। अच्छा, अगर आप अप्लाई करते हैं, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा, मैं तो पूरी वो करूँगी, लाइव करूँगी सन ब्लॉक पे, और अगर मैंने सन ब्लॉक पे लाइव की तो आप फिर कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे सिवाय सन ब्लॉक पे। आई यूज़ सन ब्लॉक रिलीजियसली बहुत ज़्यादा। अभी मैंने मेकअप किया हुआ है, नीचे मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो सन ब्लॉक लगाया हुआ है। सो अगर मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ होती है हमारी हवा में जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स का क्या काम है, उसको मैं थोड़ा सा देसी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल करवा सकते हैं आप 8 साल के बच्चे को सन ब्लॉक यूज़ करवा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, फ्री रेडिकल्स हमारी हवा में वो खुले एक ऐसे चीज़ है जो हमारी हवा में फैले हुए हैं, हम उन्हें इनहेल भी करते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज करते हैं, हमारे दिल को, हर पार्ट को डैमेज करते हैं। अगर तो आप बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं अपने फूड के अंदर, तो वो आपकी बॉडी को रिपेयरिंग पर रखते हैं। और अगर वो स्किन की बात करूँ तो उसका काम हमारी स्किन के अंदर जाना है और स्किन के सेल्स को, जो हमारी बॉडी के बिल्डर्स होते हैं सेल्स, उनको जाकर वो तोड़ता है, और जब वो तोड़ता है अपने आप को कंप्लीट करता है। कुछ लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के बाद अपने आप को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को हराने के बाद अपने आप की जीत मानते हैं। उनका भी फ्री रेडिकल्स का हमारी ज़िंदगी में यही काम होता है कि वो आपकी सेल्स को तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद हम यूज़र बनते हैं। बिल्कुल, देखिए, और जो चीज़ आप खुद यूज़ करते हैं, आप लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, तो उसका 200% रिज़ल्ट भी आ रहा होता है। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के कोई पार्टिकल्स को तोड़ रहे होते हैं, और उसके बाद वो आपको बूढ़ा करते हैं, वो आपकी स्किन डैमेज करते हैं, आपकी स्किन में सुराख करते हैं, आपको एजिंग पे लेके जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि उससे बचने का वाहिद हल क्या है? हर तरफ स्किन है, ऊपर से नीचे तक आप सन ब्लॉक लगाएंगे ताकि आप उसको ब्लॉक कर दें, फ्री रेडिकल्स को। जब आप फ्री रेडिकल्स को ब्लॉक कर देंगे तो आपको नहीं पता कितना बड़ा माइंड ब्लोइंग डैमेज वो कर रहे हैं आपको, जो मैं नहीं बता सकती। आप उससे सबसे पहले बच जाएंगे। 3 चीज़ें जो आपने 30 साल के अंदर करनी है, वो पहली चीज़ है क्लेंजिंग, जिसकी आपको मेजरली ज़रूरत है। ठीक है, आपने टारगेटिंग क्लेंजिंग करनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो टॉप चीज़ है, वो है आपका सन ब्लॉक। अब जब आप सन ब्लॉक चूज़ करते हैं तो सन ब्लॉक आपका SPF 50 और 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 100, 80, 90 इस बकवास।
जितना ज़्यादा केमिकल कंटेंट होगा, जितना 100% आपको लगेगा आप अच्छा यूज़ कर रहे हो, ट्रस्ट मी इट इज़ बैड बिकॉज इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ केमिकल्स इन इट एंड दैट विल रीबाउंस और आपकी स्किन पे करेगा, वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, वो आपकी स्किन को नुकसान देगा। तो 50-60 पाकिस्तानी गर्मी के लिए इनफ। SPF का मैं इंशाल्लाह क्लास दूँगी, मगर छोटा सा फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। 20 मिनट आप धूप में खड़े होते हैं तो 20 मिनट के बाद आपकी योर स्किन स्टार्ट्स बर्निंग। दिस इज़ अ नॉर्मल, साइंटिस्ट इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि 20 मिनट के बाद आपको कुछ नज़र आए ना, आपकी स्किन बर्निंग पे चली जाती है। कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये प्रोसेस 15 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है। चले मैं 20 का फॉर्मूला उठाती हूँ। 20 का फॉर्मूला उठाने के बाद आपका SPF है 30, ठीक है। आपने अपना SPF 30 लिया। अब आपने ये देखना है कि मैं कितनी देर के बाद रीअप्लाई करूँगी सनब्लॉक अपने मुँह के ऊपर। नेचुरली एवरीवन विल थिंक कि हमारा क्या फिनोमेना होना चाहिए कि कितने टाइम के बाद यू नीड टू रीअप्लाई। आप बार बार कह रही ना रीअप्लाई सनब्लॉक, तो आप 30 मिनट को 30 SPF को ज़रब देंगे 20 से, कितना हुआ 600। 30 इंटू आपका जो 20 मिनट्स हैं कितने हुए, 30 इंटू 20 इज़ 600 मिनट्स। 600 मिनट के लिए वो सन ब्लॉक आपके मुंह पर काम करेगा। उसके बाद यू नीड टू रीअप्लाई इट। नोविश क्लेंजर जेल ड्राई स्किन यूज़ कर सकती हैं जी, कर सकती हैं। डे शील्ड ऑफ ओरिफ्लेम हैज़ SPF 50 इन इट। बिल्कुल SPF 50 डे शील्ड जो है वो SPF ही है, वो सन ब्लॉक ही है। सो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला रीअप्लाई। मैम जो मदर्स आपकी किड्स को फीड करवा रही हैं तो क्लेंजर और एनी अदर प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, मतलब वो बूस्टर ना यूज़ करें, वो पील ना यूज़ करें। मैं नहीं रिकमेंड करूँगी केमिकल चीज़ों की तरफ वो आएँ, ये मेरी एक सजेशन होगी। बाद में कर लें, हाँ वो सनब्लॉक ज़रूर लगाएं। एक सिंपल जेंटल क्लेंजिंग कर सकती हैं वो करें, और ज़्यादा केमिकल्स में वो नहीं पड़ेंगी। आई स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। इवन डाई वो नहीं करें, मैं इवन मेहंदी ना लगाएं। मैं हमेशा अपनी लाइफ में बहुत केयरफुल रही हूँ वाइल एक्सपेक्टिंग एंड आफ्टरवर्ड्स। अगर मैंने कभी कोई चीज़ मेरे पास, इवन मैं नेल पॉलिश नहीं लगाती थी, बस आई डिडंट वांटेड टू। मैं एक वक्ती तौर पर किसी भी चीज़ को करने के लिए जनरेशन्स को, आई नेवर वांटेड टू टेक अ रिस्क। अब मैं जो मर्ज़ी करूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ की। अच्छा, ये मैं आपका मिसेस आपका जो भी नाम है मैं आपका आंसर अभी कर देती हूँ। अच्छा, मैं अभी इसी तरफ ही आ रही हूँ। सो आपने जो एक तो सनब्लॉक लगाना है, उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट लाइन यूज़ करनी है आपने बहुत ज़्यादा ज़हन में रखना है उसमें SPF हो, एडेड SPF हो। मेरी बात शायद आप समझेंगी। अब आपने अपनी प्रोडक्ट लाइन यूज़ की, मैंने अपना डे क्रीम लगाई, उसमें SPF है, मेरी वो स्किन केयर रूटीन है, बट मुझे उसके ऊपर दोबारा SPF लगाना है। मैंने अपना सनब्लॉक लगा लिया, उसके ऊपर मैंने अपनी CC क्रीम लगाई जिसमें SPF 35 है, वो मैंने लगाना है। दैट इज़ नॉट इनफ कि वो CC क्रीम मैंने लगा ली। देखिए, जब आपकी स्किन केयर रूटीन के अंदर सनब्लॉक है, वो 15 है, वो 20 है, वो 25 है, दैट इज़ नॉट दैट सफिशिएंट। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, दैट इज़ वर्किंग, but you have to reapply a sunblock over it. And if you are somewhere, अब मैं नहीं डे क्रीम लगा रही हूँ, मेरी ऑयली स्किन है, तो मैंने फर्स्ट चॉइस क्या बनाई कि मैंने अपने सनब्लॉक लगाया, और सेकंड चॉइस मेरी है मैं CC क्रीम को, आई विल ऑप्ट CC क्रीम। वाई? बिकॉज मेरी CC क्रीम के अंदर मौजूद है SPF 35। अब उससे क्या होगा, मेरी अगर सन फाउंडेशन के अंदर भी SPF है और मेरी सनब्लॉक में भी SPF है, तो मेरे वो सनब्लॉक की ताकत को 200 गुना बढ़ा देगा। मगर अगर मैं सनब्लॉक तो यूज़ कर रही हूँ और मेरी जो फाउंडेशन है वो SPF के बगैर है, तो मेरी वो सनब्लॉक को भी वीक कर देगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू वांट। देखें, एक छोटी सी चीज़ हम सुनते तो हैं, अगर हम करना शुरू कर दें, सो आप बिलीव करें उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी स्किन पर पड़ेगा और बहुत अच्छा होगा, और आप लर्न करोगे और आप अपने बच्चों को भी वो सारी इन्फॉर्मेशन दोगे जो आप सीख रहे हैं और जो आप कर रहे हैं। सो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपकी डे क्रीम नाइट क्रीम के अंदर SPF है तो आप एडिशनल SPF लगाओगे, वो उसकी ताकत को बढ़ाएगा। और जिस तरह मेरी ऑयली स्किन है, मैं दिन के वक्त सीरम के अलावा कुछ नहीं लगा सकती और कभी कभी वो भी नहीं लगा सकती, तो व्हाट विल आई डू, आई विल अप्लाई सन ब्लॉक, और मैं उसके बाद जो ऊपर लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी CC क्रीम, बिकॉज आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ ओरिफ्लेम की CC क्रीम। आई लव इट।
ठीक है, और उसमें SPF है तो मुझे कभी भी परेशानी नहीं। हाँ, अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में हैं, किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं, अब आपको नहीं सन ब्लॉक मिल रहा और आप मुश्किल में आ गए, तो फिर वो अकेली CC क्रीम ही आप लगा लें, दैट इज़ एनफ, क्योंकि ना लगाने से कुछ लगाना हमेशा बेहतर होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो आप करेंगे, आपने ऐसी कोशिश करनी है जो आपका कोलाजन प्रोडक्शन, चूँकि आपकी स्लो डाउन हो गई है, मैंने आपको बताया टर्नओवर सेल की स्लो डाउन हो गई है, कि वो उसको बेहतर करे ताकि आपकी 40s में मददगार हो। आप ओरिफ्लेम में हमारे पास जो है वो अल्टीमेट लिफ्ट ही एक ऑप्शन है जिसमें रेटिनॉइड्स हैं। आप इसको सर्च करो बाहर, अगर आपको कहीं से और माइल्डर रेटिनॉइड्स लगते हैं मिलें तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्किन के अंदर। ठीक है, सो हमने क्या बात की कि हमने SPF लगा लिया, हमने अच्छा क्लेंजर टारगेटेड ले लिया, और हमने एक स्किन केयर रूटीन के साथ साथ कोलाजन प्रोडक्शन वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना है। हम बात करते हैं, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं मैम कि विटामिन D अगर हम मुँह पे लगा लेते हैं सन ब्लॉक तो हमारी जिस्म के अंदर विटामिन D नहीं जा सकेगी। मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात को, मगर क्या आपके मुँह ही वो वाहिद फोरम है जिससे बिल्कुल मुँह ही वो आपका वाहिद फोरम है जिससे आप के अंदर जो है सन ब्लॉक विटामिन D जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दैट इज़ ऑसम, आई यूज़ इट माई सेल्फ एज अ कलर करेक्टर। उसके अंदर कंसीलर है, उसमें SPF है, उसमें मॉइस्चर भी एक हद तक है, तो ऑयली स्किन वाले बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, नॉर्मल वाले लगा सकते हैं और ड्राई वाले भी लगा सकते हैं। सो उसके बाद आपने जो यूज़ करना है वो करना है आपने, मैं ड्रैग हो गई। अच्छा, अब विटामिन D सिर्फ मुंह से नहीं जाती, आपकी यहाँ से जाती है, आपके बाजुओं से जाती है, टांगों से जाती है, मुंह को वो ज़्यादा डैमेज ही करती है, तो मुंह पर आपने सनब्लॉक लगाना है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इस एज में दूसरे टॉपिक पर। वो टॉपिक है अल्टीमेट लिफ्ट 30 में यूज़ कर सकते हैं मरियम। मैंने अगेन आपको बताया एज का स्किन टाइप से, स्किन कंसर्न से थोड़ा सा डिफरेंट हटकर होता है। आपने हमेशा अपनी स्किन की कंडीशन को ज़्यादा नोटिस में रखना है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अल्टीमेट लिफ्ट है जो हम 40 को देते हैं। जनरली टू बिल्ड अप रेटिनॉइड दैट्स अ टोटल डिफरेंट गेम। मोहम्मद अहमद, मरियम आप मोहम्मद अहमद को अगर पिक भेज सकें तो आप इन्हें प्लीज़ पिक भेज दीजिए जिस प्रोडक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। हम बात करें सिस्टिक एक्ने की। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो चीज़, वालेकुम अस्सलाम, चीज़ शुरू होती है, दैट इज़ ऑन दी अदर साइड। एक साइड तो हमारी ये कि हमारी स्किन का हार्मोन्स ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, आंसर्स मैं आगे जाकर दूंगी इन चीज़ों के, और हमारी स्किन पर रिंकल्स आ रहे हैं, हमारी स्किन डल नज़र आ रही है, हमारी स्किन का जो सेल टर्नओवर है वो चेंज हो गई है, तो स्किन के ऊपर स्किन जमनी शुरू हो गई है। दूसरी साइड इसकी अगर मैं देखूं तो एक और साइड भी प्रॉब्लम शुरू कर देती है, वो ये जिन सारी उम्र दाने निकले होते हैं 30 में दाने निकल आते हैं। सारी उम्र जिनके दाने होते हैं उनके भी 30 में दाने होते हैं। हमें कहा जाता है जब हम छोटे होते हैं कि ऑब्वियसली हार्मोन से ताल्लुक़ होता है हमारे दानों का, ठीक है, और नेचर जो है वो बिगेस्ट जोक कर जाती है इस एज के अंदर। मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल है, मगर देखिए कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो सनब्लॉक सिर्फ इस वजह से अवॉइड कर रहे होते हैं कि विटामिन D अब्जॉर्प्शन नहीं होती। अच्छा, CC क्रीम। अच्छा, मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि जो नेचर है ना, कभी कभी वो बिगेस्ट जोक प्ले करती है। आई वॉज इन माई टीन्स, तो मेरे छोटे मोटे दाने निकलते थे, देन इट दे वैनिश्ड। फिर देयर वाज अ टाइम आफ्टर माई किड्स हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई, मुझे छोटे मोटे निकले, फिर दे वेंट अवे। देन आई वेंट इनटू, मैं अब आकर मेरे अभी भी छोटे मोटे यहाँ पर जॉ लाइन पे छोटे मोटे निकल आते हैं, कभी चीक पर, कभी फोरहेड पे निकल आते हैं। सो मैं हमेशा हैरान होती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो ये मुझे सुनने को मिलता था कि अगर एक्ने हो गए हैं तो कोई बात नहीं, बड़ी होगी तो वो चले जाएंगे। फिर मैं बड़ी हो गई, जब बड़ी हुई तो फिर मुझे एक्ने हो गए, फिर वो चले गए, वालेकुम अस्सलाम। फिर टीन्स आए, 20 आके चले गए, फिर एक्ने हो गए। फिर आपको वाई, मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी वाई, बिकॉज फीमेल हार्मोन एक्ने जो है ना वो बहुत ही बुरी चीज़ का नाम है। अगर आपको होते हैं, कुछ लोगों के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ को दोबारा रीअकर कर सकते हैं।
जब आप 30s में एंटर करते हो तो वो आपके हाईएस्ट ईयर्स हो जाते हैं सिस्टिक एक्नी डेवलप करने की। अब यहाँ पर ना कल परसों भी मेरी 1-2 लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कुछ अपनी क्वेरी सेंड की और मुझे उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि हम लोग कुछ चीज़ें कहाँ पर मेजरली गलत कर रहे हैं। तो हम उसको देखते हैं। आपको अपने मुंह पर रिंकल्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और साथ ही साथ यू हैव टू लिव विद दिस एक्नी एंड दैट इज़ सो एनोइंग कि आप किस चीज़ को ट्रीट करो। तो अब अगर आपकी स्किन पे दाने निकल रहे हैं, रिपीटेड निकल रहे हैं या 30s में निकल आए हैं, तो यू हैव टू लिव विद इट बिकॉज इट्स अ हार्श एंड अ डिफ़िकल्ट ट्रीटमेंट। उसके साथ आपको बेयर करना पड़ेगा। आप अडल्ट एक्नी को, मेरी बात गौर से समझिएगा, उसको आप टीनेज एक्नी से ट्रीट नहीं कर सकते और ट्रीट करना ज़्यादती होगी। बहुत से लोगों को बेसिक स्किन केयर के अंदर टी ट्री ऑयल 40 साल में रिकमेंड कर देते हैं, ज़्यादती है। वो एक्नी बहुत फ़र्क एक्नी थी, उसका रीज़न बिल्कुल फ़र्क था, और अडल्ट एक्नी का रीज़न भी फ़र्क है, और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत स्टबन है, और उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लाइन है टोटली जिसको आप बताओगे। और ये वाली जो एक्नी होती है 30 और 40 की, इट्स मच स्ट्रॉन्गर, इट इज़ मच रिजिलियंट, इट्स मच स्टबन टू, और उसको रिस्पॉन्ड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात, यू ट्रीट इट विल कम अगेन, यू ट्रीट इट next week it will come again, you treat it this month it will come again, it has got a certain pattern जिसको घुमाना और उसको मुश्किलों से आप उसको चेंज कर पाते हैं। उसका साइकिल बार बार रीअकर करता है, कुछ ये उसके साथ प्रॉब्लम होती है। एक कस्टमाइज स्किन केयर जिसमें आपको पता हो, ये नहीं है कि आपको ये पता चल गया कि मैं 40 साल की हूँ और आपको साथ ही ये भी पता चल गया कि आपकी एक्नी निकल रही है, तो आप 40 साल में फिर वो डायमंड क्रीम नहीं लगा सकती, आप 40 साल में फिर अल्टीमेट लिप नहीं लगा सकती, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट। सो ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा जी अडल्ट की मैं आपको बताती हूँ। आपकी स्किन ड्राई जो होती है हो गई है, सेंसिटिव भी हो गई, आपको उसके हाइड्रेशन के लेवल्स को बढ़ाना है। सो मैंने जो आपको पहले भी बात की थी कि आपने स्किन को डॉज करना भी एक गेम होती है। सो आपने उसको वाटर से भी डॉज करने की कोशिश करनी है, ताकि देखें सारा हार्मोन्स और सीबम की खेल है। सो आपने उसको डॉज करना है। मैं बिग फ़ैन हूँ ऑप्टिमल्स हाइड्रा का सिरम यूज़ करती हूँ। मुझे एजिंग तो मेरी भी स्किन पर, हर एक की स्किन पर हो रही है, तो मैं इसको डॉज करती हूँ अपनी स्किन को पानी से। हाइड्रा की जो ऑप्टिमल्स का सिरम है, दैट इज़ ऑल अबाउट वाटर। मैं इसको जब मैं उस पर वाटर लगाने की कोशिश करती हूँ, प्योर स्किन का फेस वॉश इसको, यस, प्योर स्किन और टी ट्री में डिफरेंस बता दें। बिल्कुल, टी ट्री इज़ एंटी बैक्टीरियल, टी ट्री यूज़ होता है बैक्टीरिया के लिए, सोराइसिस के लिए, सीबम को कंट्रोल करता है, मगर वो एंटी बैक्टीरियल वे में कर रहा होता है। और जो हम बात करते हैं उसकी प्योर स्किन की, वो है उसमें सैलिसिलिक एसिड है, सिर्फ सीबम को कंट्रोल करता है, वो आपके ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करता है, वो आपके वाइट हेड्स को कंट्रोल करता है। जिन लोगों को मीलिया हो जाता है, स्किन पे छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको मीलिया बोलते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है सीबम। सीबम के और एडवांटेजेस हैं, और जो है उनके, और बेसिक स्किन केयर के अंदर अगर टी ट्री है तो उस वक्त में एंटी बैक्टीरियल ही एज की चीज़ें यूज़ करनी थी, क्योंकि आप क्लेंजिंग नहीं कर रहे होते प्रॉपरली और चीज़ें नहीं कर रहे होते। ये वाली जो स्टबन एक्नी है उसके लिए अच्छी चलती है आपकी प्योर स्किन। परमानेंट सोल्यूशन तो आपको परमानेंटली एक स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, और रेगुलरली इसको ट्रीट करना पड़ेगा फॉर 3 to 4 months में। अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो आप डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर आपको बहुत सी ऐसी ड्रग्स देंगे जो आपके बेसिकली, चूँकि ये गॉन विद बच्चे हो चुके होते हैं और आपको एक्ने निकल रही होती है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं आपके बच्चे हो गए हैं, आप दोबारा तो नहीं प्लान करें, वो आपको ऐसी ड्रग्स देते हैं जिसके अंदर लॉन्ग रन आपके हार्मोन्स पर बहुत गंदे इफेक्ट्स होते हैं। सो डू नॉट टेक ड्रग्स। बट हाँ, मैंने कुछ ड्रग्स ज़रूर डिस्कवर किए हैं जो मतलब माइल्ड आप दवाइयों की सूरत में लगा सकते हैं। उनके साथ आपको केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक है डैपलिन और एक है डेफ्रीन के नाम से एक ड्रग होती है। उसको अगर आप लगाते हैं
उससे आपका कुछ बेहतर हो सकते हैं पिंपल्स, मगर उसके बाद सन ब्लॉक आपने लगाना है, वो लगाने की बड़ी छोटी क्वांटिटी में लगानी होती है। वो आपकी अडल्ट एक्ने को जो लेट 20s और अर्ली 30s में उसको कंट्रोल कर लेती है। नहीं, टी ट्री नॉर्मल स्किन को यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं, टी ट्री नॉर्मल स्किन के लिए नहीं है, इट्स फॉर ऑयली स्किन, एंटी बैक्टीरियल स्किन एंड पिंपल्स वाली स्किन, फॉर टीन्स। ठीक है, तो वो एक ऐसी ड्रग मैंने नोटिस की है कि आई एम गोइंग टू यूज़ टी ट्री सेट विच आई ऑर्डर 2 days अगो। एंड व्हाट इज़ योर एज? अगर आपको अडल्ट एक्ने है, यहाँ एक्ने है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, आप इस्तेमाल करके देख लें। अब आपने ऑर्डर कर लिया हुआ है। सो क्योंकि बेसिक स्किन केयर के अंदर और अडल्ट एक्ने के अंदर एक विजिबल डिफरेंस है। ठीक है, आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोसीजर यूज़ करते हैं, आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है, बहुत मुस्तकिल मिजाज होना पड़ता है। आपको 1 या 2 दिन के अंदर उसका रिजल्ट हरगिज़ नहीं मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होना पड़ेगा उसके साथ, टू इम्प्रूव योर टेक्सचर, टू इम्प्रूव योर स्किन टाइप, टू इम्प्रूव एवरीथिंग। ठीक है, होता क्या है, अब हम एक दूसरी चीज़ की तरफ बात करते हैं जी। अगर आपके यहाँ पर निकल रहे हैं एक्नी इस साइड पर, तो इसका मतलब ये है कि वो हार्मोनल एक्नी है। आपकी अगर मैरिड हो और बच्चे हैं और आपका कोई साइकिल आगे पीछे हुआ, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि 30 साल में एक और इशू लोगों को होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉट्स ऑन द फेस, निशान, पिगमेंटेशन। होता क्या है कि हम में से बहुत कम लोगों ने 20 साल में या 8 साल में या लेट 20s के अंदर सन ब्लॉक यूज़ किया, और इवन 30s में भी लोग यूज़ नहीं करते, और बाज़ लोग सारी उम्र यूज़ नहीं करते, और बाज़ लोगों को कुछ नहीं होता। सन डैमेज कॉन्स्टेंटली आपकी स्किन के ऊपर हो रहा है, कॉन्स्टेंटली सन आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है, ईयर्स आफ्टर ईयर्स, 10 years, 20 years, 30 years वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। फ्री रेडिकल्स मौजूद हैं। अब ये कहाँ पर आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है? ये सन का एक्सपोजर का जो रिज़ल्ट है वो रातों रात नहीं आपको नज़र आता। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सूरज में निकले और अगले दिन आपका मुंह ख़राब हो गया। ये बहुत अरसे से एक काम हो रहा होता है और आपने केयर नहीं की होती, और उसका रिज़ल्ट कुछ अरसे के बाद आपको स्किन पे नज़र आ रहा होता है। हम सनस्क्रीन या सन ब्लॉक यूज़ नहीं करते, हमारी कोई स्किन केयर रूटीन भी नहीं होती भी। सन डैमेज का अगर मैं बात करूं स्पॉट्स की, जो इस एज के अंदर आपके होता है, एक तो आपको होते हैं प्रेगनेंसी के स्पॉट्स, जो अक्सर लोगों को प्रेगनेंसी में होते हैं सुपरफिशियल लेयर पे, और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। आयरन की कमी से होते हैं, आप बच्चों को जब फीड करा रहे होते हो तब होते हैं, उसके बाद भी होते हैं, और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के अंदर दाने निकलते हैं और वो स्किन की केयर नहीं करते, सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते, या बहुत ज़्यादा सूरज में आते हैं, तो भी इसको पिगमेंटेशन उस वक्त होती है। अब करना क्या होता है, इमीडिएटली वो शो नहीं करते, मगर ये डार्क स्पॉट्स जब आपको नज़र आने शुरू होते हैं, तो आपने करना क्या होता है, आपकी वो इनर लेयर पर, सेकंड लेयर पर और फर्स्ट लेयर के अंदर वो बैठ जाते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जब अगर आप स्किन को प्रोटेक्ट नहीं करते सन ब्लॉक से, तो वो एकदम से पॉप अप करने शुरू हो जाते हैं। और आपने अक्सर देखा है 20-30 के अंदर जो आपकी स्किन पे पिंपल्स निकलते हैं, उसके निशान आसानी से नहीं जाते। एक तो सेल की टर्नओवर ख़त्म हो गई होती है, दूसरा आपकी सेकेंड लेयर में और नीचे मेलाज्मा, हाइपर पिगमेंटेशन भी बैठ गया होता है, सूरज का डैमेज भी बैठा हुआ होता है, तो वो क्योर नहीं होने दे रहा होता, बिकॉज वो नीचे भी निशान है, नीचे भी आपकी बर्निंग की लेयर है, और ऊपर आपके निशानों की लेयर है, तो उसका क्योर डिफ़िकल्ट हो जाता है एज नॉर्मल क्योर जो आपका टीन्स में होता है या आम लोगों का क्योर हो रहा होता है। सो वो आप जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट बताए, अगर आपको या आप कोई भी यूज़ कर रहे हो, ओरिफ्लेम की कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो केमिकली, तो सन ब्लॉक अगर आप नहीं लगा रहे तो आप बहुत बैकफायर कर जाएंगी आपको चीज़ें। आप बूस्टर लगाते हैं, आप पील लगाते हैं, आप सन ब्लॉक नहीं लगाते। आप जो है वो उसके अलावा हमारी कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मगर अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं होगी, वो बैकफायर करेगी, वो मज़ीद बुरी होनी शुरू हो जाएगी। सो हर 3 घंटे के बाद कोशिश करें आप सन ब्लॉक लगाएं। अगर आपको कोई पिगमेंटेशन का मसला है, एजिंग का मसला है, सन ब्लॉक के साथ आपने बिल्कुल भी मजाक नहीं करना। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छी देखी गई है 30 years में, दैट इज़ नाइसिनामाइड।
और नाइसिनामाइड जो है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करती है, आपके दानों को कंट्रोल करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है, ब्लैक हेड्स को कंट्रोल करती है, वाइट हेड्स को कंट्रोल करती है। नाइसिनामाइड जो है वो आपकी सन का जो डैमेज आपकी स्किन पे हल्का थोड़ा बहुत हुआ होता है उसको कंट्रोल करती है। अगर आपको अपनी स्किन में 30 इयर्स में क्रो फीट यहाँ पर नज़र आ रही हैं चीज़ें, तो मैं आपको एक टिप दूँगी और आपने इस टिप को यूज़ करें। वो टिप क्या है कि आपने एक अच्छी आई क्रीम यूज़ करें। आप जो भी आई क्रीम यूज़ करें, जो भी आपकी आई क्रीम हो। दूसरी एडिशनल टिप ये है, वो ना सिर्फ आप यहाँ लगाएं अपनी आई क्रीम रिंग फिंगर से या इस फिंगर से, दीज आर द लाइटेस्ट फिंगर्स। रब नहीं करना, आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। दूसरी टिप ये है, आपने अपने यहाँ पर लॉफ लाइंस पर भी उसी क्रीम को, आई क्रीम को लगाना। यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस इन 2 to 3 months आफ्टर अप्लाइंग द आई क्रीम हेयर एंड हेयर। आप इसको देखोगे, आपकी लॉफ लाइंस भी चली जाएंगी और आपकी यहाँ पर भी बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। जिनकी बहुत ड्राई स्किन है वो स्किन को गीला करके लगाएं। अच्छा, मैंने जब रेटिनॉइड्स के बारे में उस दिन बताया था, जब मैंने 40s की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था रेटिनॉइड्स लगाएं। और मैं एक बात बताना भूल गई थी, आपने बोन ड्राई फेस पर रेटिनॉइड लगाना है, कभी गीले मुंह पे रेटिनॉइड नहीं लगाना। वैसे अगर आपने हाइड्रेशन अपनी करनी है अच्छी, ड्राई स्किन को ऑयली रखना है, आप चाहते हैं आपकी स्किन, आप लोग कहते हैं हम बहुत सी क्रीम्स लगाते हैं मगर हमारी स्किन ड्राई रहती है, तो उसके लिए तो बेस्ट आप गीले मुंह पे, डैम्प वाले मुंह के ऊपर आप क्रीम लगाओ ताकि वो 100% अंदर जाए। मगर रेटिनॉइड की जब बात होगी तो वो अपने बोन ड्राई फेस पे रेटिनॉइड लगाना है, आपने गीले मुंह पर नहीं रेटिनॉइड लगाना है। सो दिस वाज वन टिप और ट्रिक जो मैं आपको बताना भूल गई थी। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी अगर आई मेकअप यूज़ कर रहे हो आई की, तो उसके अंदर कोशिश करो आप वो बड़ी प्रोडक्ट्स मेकअप में यूज़ करो जिसमें SPF, आपके कंसीलर में SPF है, आपके फाउंडेशन में SPF है। वो आपकी स्किन को सन ब्लॉक के साथ साथ रिपेयर भी करेगा और ठीक भी करेगा। ये आपने ज़हन में ज़रूर रखना। मिरेकल्स विल नॉट हैपन, एज इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसीजर विच इज़ हैपनिंग। सो आपने को 3 से 6 महीने अपने आप को देने हैं। 3 महीने आप अपनी अगर आज आप अपनी स्किन केयर रख रहे हो तो आज अपनी तस्वीर खींचें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बस मेरी कोशिश ये होती है कोई कुछ ना कुछ सीख ले, उसका फ़ायदा हो जाए। आपने क्या करना है कि आज अगर आप अपनी कोई भी, आपने चेक करना है कि आपकी स्किन केयर कैसी है। आप आज अपनी एक तस्वीर खींचें, 3 से 6 महीने बाद यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर स्किन एंड यू विल सी अ विजिबल डिफरेंस इन योर स्किन। चूँकि आपको पता है स्किन के टर्नओवर के जो, अच्छा वेरी गुड मरियम, वेरी गुड, बट रेटिनॉइड के साथ ये नहीं करना। आपकी तो खैर अभी रेटिनॉइड वाली एज नहीं है। रेटिनॉइड वैसे आप किसी भी एज में लगा सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, आप लेट 20s में भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास चूँकि अल्टीमेटली 40 के लिए जनरली स्पीकिंग मैं आपको बात बता रही हूँ, रेटिनॉइड एक इंग्रेडिएंट है, ठीक है। तो स्किन के चूँकि टर्नओवर के सेल आपके कम हो जाते हैं, इसलिए इतनी जल्दी आपको मिरेकल रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपको एक और चीज़ बताऊं जो आपको बहुत रैपिडली बूढ़ा कर रही है, वो है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारी टेक्नोलॉजी हमें बहुत बुरा कर रही है। जब हम सनब्लॉक नहीं लगाते, मैं वैसे एक बात शेयर करूंगी आपके साथ, हम सनब्लॉक नहीं लगाते तो UVA और UVB रेज जो होती हैं वो सिर्फ हमें सूरज नहीं है जो हमारी स्किन को डैमेज कर रहा है, हमारे फ़ोन के अंदर से बहुत सी ऐसी ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारी स्किन को कॉन्स्टेंटली डैमेज कर रही हैं। और फ़ोन तो हमारा एसेंशियल पार्ट है, हम सोते हुए भी फ़ोन रखते हैं, हम आयतें कुरान भी फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, हम फ़ोन पे गाने भी सुन रहे हैं, हम फ़ोन पे ड्रामे भी देख रहे हैं, हम फ़ोन पे ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं। तो आप कॉन्स्टेंटली आपके पास आपका दुश्मन आपके हाथ में पड़ा है। अगर आप सनब्लॉक हाथों पर और मुँह पे नहीं लगाते, जिस तरह आजकल आप सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, डेटॉल लगा रहे हैं, आप नहीं लगाते एंटी एजिंग के लिए, पोर्स मिनिमाइज करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, ब्लैक हेड्स के लिए, वाइट हेड्स के लिए, ऑयल कंट्रोल के लिए, इट्स अ मैजिकल प्रोडक्ट। पीपल डोंट नो
लैक्टिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड्स, AHAs, BHAs, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ये तमाम स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं जो ओरिफ्लेम में यूज़ होती हैं मगर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में होती हैं और ये आपको पता होना ज़रूरी है। मरियम, अगर आप अभी अल्टीमेट लिफ्ट लगा लोगे तो जब आप 40s टच करोगे तो क्या लगाओगे? तो अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। और माशाल्लाह यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्किन, यू गॉट अ गुड स्किन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी आप कोशिश करें आप ऑप्टिमल्स की रेंज के अंदर रहें, अभी आप ऑप्टिमल्स की रेंज के अंदर रहें। कोशिश करें जब आप 40 टच करें या लेट 30s में जाओ तो आप बेशक अल्टीमेट लिफ्ट यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा, अब आपने अपने सन ब्लॉक को घर के अंदर लगाना है। आपके माइक्रोवेव से, आपके टीवी से, आपके डिवाइसेस से, आपके फ़ोन से, आपके लैपटॉप से रेज निकल रही हैं जो आपकी स्किन को कॉन्स्टेंटली बूढ़ा कर रही हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर रही हैं। फ्री रेडिकल्स वैसी हवा में मौजूद हैं। तो एक पहली चीज़ जो मैं 100% आपको कहूँगी, यूज़र सन ब्लॉक। उसके बाद आपने अपने सोने को देखना है कि सोएं आप इस तरीके से कि आपकी नींद पूरी हो। आपकी नींद रात के टाइम बहुत अच्छा स्किन का रिपेयर हो रहा होता है। और आपने क्लेंजर यूज़ करना है, डबल। अच्छा, ऑयल नहीं यूज़ करना आपने। जो मैंने ऑयल्स आपको 40 और 50 में बताए थे, डिफरेंट ऑयल्स यू कैन यूज़, आर्गन ऑयल हो गया, रोज़ हिप ऑयल हो गया, कोई कोकोनट ऑयल हो गया, वो आप 40s 50s में तो यूज़ कर सकते हो। आपने इस एज के अंदर ऑयल नहीं मुँह को यूज़ करना, आपको कोई भी बोले ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। तो ऑयल इस एज के लिए, हाँ, डबल क्लेंजिंग के लिए आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको मेकअप रिमूव करने का, और मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक मसाज मैंने आपको 50s में करके बताया था, जो आपका स्किन का डिटॉक्सिफाइंग वाला मसाज था, तो वो आप कर सकते हो डबल क्लेंजिंग के लिए, मेकअप को उतारने के लिए। बस उससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इस बात को जहन में रखना है। क्योंकि देखिए, आप कहाँ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, इसमें गर्मी भी शदीद है, इसमें पोल्यूशन भी है, हम कोई ठंडे इलाकों में नहीं रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जहन में रखनी है। तो अगर आपका फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जो मल्टीटास्किंग कर सके, मल्टी लेयरिंग कर सके, जो नीचे तक जा सके, जो सिर्फ ऊपर खेल ना रहा हो, वो नीचे तक उसका फ़ायदा हो। तो आपको ऐसा टारगेटेड फेस वॉश चाहिए इस वक्त। नोवेज का जो हमारा क्लेंजर है, दैट इज़ अ टारगेटेड क्लेंजर, इस तरह से कि वो माइल्ड है, वो ओवर ड्राई नहीं करता, उसमें फेस वॉश और टोनर दोनों मौजूद हैं। So you can use it. That is a good face wash for a lot of stuff. अगर मैं इसको ज़हन में रखूँ तो आप उसको यूज़ करें, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी डाइट में मेजर चेंज करें। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑयली वाले भी कर सकते हैं, मगर आप डबल क्लेंजिंग कोई भी कर सकता है, वो किसी हर एक के लिए। अगर मैं आपको बात करूं, आपने इसमें ना डाइट को भी बहुत ज़्यादा ज़हन में रखना है। ये मैं आपको बहुत सच्ची बात बता रही हूँ, क्योंकि डाइट अब बहुत मेजर पार्ट प्ले करेगी आपकी लाइफ के अंदर। आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके मुंह में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, मैंने ऑयल की बात की थी, आपने ऑयल इसलिए नहीं लगाना क्योंकि सिस्टिक आपको जो है वो दाने निकल सकते हैं सेज के अंदर। क्या चीज़ बेस्ट फॉर नॉर्मल स्किन, ये मुझे बता दीजिए, ठीक है। सो आपने ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे आपका मोर कोलाजन प्रोडक्शन हो। बड़ी दुनिया में मिलती हैं चीज़ें जी, कोलाजन प्रोडक्शन पाउडर होता है, ये होता है, सब झूठ है। आपने ऑरेंजेस खाने, जब आपका सीज़न आएगा। ऑप्टिमल्स हाइड्रा कैसा है? ऑप्टिमल्स हाइड्रा इज़ वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन। मैं हाइड्रा का सिरम यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरी बहुत ऑयली स्किन है। मैं अपनी स्किन को डॉज करती हूँ उसके लिए। फेस वॉश, आप नोवेज का फेस वॉश यूज़ कर लें, इट हैज़ गॉट अ गुड टारगेटेड ऑडियंस के लिए, वो अच्छा फेस वॉश है। आप ऑरेंजेस खाएं सीज़न के, ऑरेंजेस आर सो गुड फॉर कोलाजन प्रोडक्शन। वो मैं बताती हूँ कैसे। आपका जब सीज़न आए, जब तक आप ऑरेंजेस खा सकें ज़रूर ऑरेंजेस खाएं, और डिफरेंट कलर के फ्रूट्स खाएं। मैं डाइट में आपका इम्पॉर्टेंट फूड रिकमेंड करेंगी। मैंने बताया मरियम, फॉर कोलाजन प्रोडक्शन और डिस्कलरेशन के लिए ऑरेंजेस खाएं, जिस हद तक हो सकते हैं उस सीज़न के ऑरेंजेस लें और खूब ऑरेंजेस खाएं, दे आर वेरी गुड। उसके बाद आप डिफरेंट कलर के फ्रूट्स खाएं। डिफरेंट कलर के फ्रूट से होता है, चुकंदर खा लिया आपने, गाजर खा लिया आपने,
फ्रूट्स में अमरूद खा लिया, अमरूद आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है बाय द वे, वो हीलिंग का भी प्रोसेस अच्छा रखता है। आपने अमरूद खा लिया, आपने एप्पल्स खा लिए, ग्रीन खा लिए, आपने रेड एप्पल्स खा लिए, एप्पल्स आर वेरी गुड, ग्रीन एप्पल्स तो वज़न भी कम करते हैं, केला खा लिया, तो सारे आप फ्रूट ज़रूर खाएं, डिफरेंट कलर के फ्रूट्स खाएं, दे विल रियली हेल्प यू इन हैविंग अ गुड स्किन। ठीक है, उसके बाद आपने बहुत सी ब्लाइंड स्टडीज़ ऐसी बताती हैं कि जो विटामिन सी है ना, वो आपकी कोलाजन प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करती है, और आपने विटामिन सी को जो है वो सेल की टर्नओवर के लिए भी आपने खाना है, और यूज़ भी अगर आप विटामिन सी अपने मुंह पर करते हैं तो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को भी क्योर करती है, आपके कोलाजन प्रोडक्शन को भी अच्छा करती है। मगर यहाँ आपने जहन में रखना है, अगर आप ट्रॉपिकली ऊपर से लगा रहे हैं विटामिन सी, तो उसके अंदर विटामिन ई मौजूद नहीं होनी चाहिए उसके साथ। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपके दानों का प्रोसेस भी तेज़ हुआ होता है, क्योंकि आपका हार्मोनल लेवल ड्रॉप डाउन शुरू हुआ होता है। तो अगर आप विटामिन सी के साथ विटामिन ई लगाते हो, या एडेड उसमें विटामिन ई होती है उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर, तो आपके दाने निकल सकते हैं। सो आपने केयरफुल रहना है, विटामिन सी सिंपल लगाएं, विटामिन ई उसमें एडेड ना हो। जबकि 40 और 50 में उल्टा हो जाता है, आप विटामिन सी विद विटामिन ई आसानी से लगा सकते हैं, आप ऑयल्स आसानी से लगा सकते हैं। 50 में आप हाश नहीं हो सकते, 50 में आप बहुत ज़्यादा केमिकल पीलिंग नहीं करेंगे, 40 और 30 में आप कर सकते हैं। सो हर एज की एक ब्यूटी होती है, उसकी ग्रेस होती है, जिसको समझ कर लेकर आपको चलना है। ठीक है, उसके बाद आपने हाइलुरोनिक एसिड को यूज़ करें। आपकी स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड स्किन की लेयर्स के अंदर जाकर आपका काम कर रहा होता है। मगर अगर आप अपनी बहुत सा अगर आप मार्केट से कोई रेटिनॉइड लेकर लगा रहे हैं, तो पहले आप मॉइस्चर करेंगे स्किन को और बाद में आप रेटिनॉइड लगाओगे। सिंपल नहीं लगाओगे, ओवर ड्राई हो जाएगी स्किन। आपने 30 में ऑयल का मैंने आपको बता दिया, आपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि ऑयल आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। अगर आपकी स्किन केयर रूटीन नहीं है, देखिए अगर आपकी स्किन पे एक्ने निकल रही है तो डाइट तो आपकी सेम ही रहेगी, कलरफुल फ्रूट्स तो कुछ नहीं कहते। आपने अपनी लाइन के अंदर ऐसी चीज़ें यूज़ करनी हैं कि आपकी सिस्टिक एक्ने कंट्रोल में रहे, और सिस्टिक एक्ने को रेटिनॉइड कंट्रोल करते हैं, सिस्टिक एक्ने को आपके पील्स कंट्रोल करते हैं, सिस्टिक एक्ने को आपके बूस्टर्स कंट्रोल करेंगे। इस वक्त वो आपकी सिस्टिक एक्ने को, अगर आपका बाकी मुंह ड्राई है और यहाँ दाने निकल रहे हैं, तो कोशिश करें फिर इसी एरिया पर अप्लाई करें, पूरे मुंह पे ना करें। मेरा तो पूरा मुंह ही ऑयली है, ठीक है। तो आप और एक्ने वाली स्किन के लिए भी फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, पानी बहुत अच्छा है, नींद अच्छी लेनी बहुत अच्छी है, सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, फाइबर बहुत अच्छा है। तो ये तमाम चीज़ें, ऑरेंजेस बहुत अच्छे हैं, अपनी डाइट का पार्ट बनाएं और अपनी एक स्किन केयर रूटीन ज़रूर रखें। दूसरी बात ये कि अगर मैं बात करूं गर्दन की, तो आपने अपनी गर्दन को निगलेक्ट नहीं करना। गर्दन के ऊपर हमारी कोई सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं है, ऑयल प्रोडक्शन ग्लैंड्स नहीं है। अगर जो भी चीज़ आप अपने मुंह पे लगा रहे हैं, सन ब्लॉक लगा रहे हैं, आपने गर्दन पे लगाना है, एजिंग की प्रोडक्ट्स लगा रही हैं, गर्दन पे लगानी है। आप कोई भी चीज़ जो भी काम कर रहे हैं वो अपने गर्दन निगलेक्ट नहीं करने, वरना आपकी स्किन डिफरेंट हो जाएगी, मुंह की और गर्दन की डिफरेंट हो जाएगी, वो बुरी लगेगी, वो जवान लगेगी। इनफैक्ट आपने ना सिर्फ गर्दन पे, आपने अपने हाथों पर भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स लगानी है। तो देखो ड्राइवर है, तो आपने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स ना सिर्फ गर्दन पे लगानी है, हाथ पे लगानी है, अपनी मुंह पर भी, सब पे लगानी है। सन ब्लॉक भी आपने बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, ताकि लिप्स पे भी लगाना है। सो आप अगर इन जनरली चीज़ों की केयर करते हैं, 30 साल के अंदर पकड़ लेते हैं, तो आपका डैमेज 40 में नहीं होगा, इरिवर्सिबल डैमेज। और अगर आप 20 साल में पकड़ लेते हैं तो और ही अच्छा है। तो 30 साल इज़ द आइडियल एज। अगर आपने कोई स्किन केयर रूटीन नहीं शुरू की तो शुरू कर दें। अगर आपने सन ब्लॉक नहीं लगाना शुरू किया तो कर दें। अगर आपने कुछ चीज़ें नहीं अपनी लाइफ के अंदर, एक्सरसाइजिंग की आदत डालें, बहुत अच्छी हैबिट है एक्सरसाइज। और मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगी, सब ख़वातीन को, कि वी स्टार्ट लूजिंग सर्टन पार्ट्स, जिसके अंदर ना सिर्फ हमारा मुंह है, हमारा चेस्ट भी है। सो अगर आप स्टूपिड या
अंधाधुंध चीज़ों की तकलीद करेंगे और स्ट्रिक्ट डाइट्स करेंगे और रनिंग शुरू कर देंगे और एक्सट्रीम कार्डियो कर देंगे, तो यू विल लूज़ नॉट ओनली योर फेस, योर चेस्ट एंड अ लॉट ऑफ पार्ट्स। वी डोंट नीड टू लूज़ इट। हमें खूबसूरत दिखना है। औरत कभी अच्छी लगती है, खूबसूरत अच्छी लगती है। वो बिल्कुल एक ऐसा जिस्म कभी भी नहीं अच्छा लगता जो बिल्कुल ड्रूप्ड बॉडी हो। उसकी केयर करें और दे आर सर्टन थिंग्स यू कैन डेफिनेटली डू टू टेक केयर ऑफ इट। बिकॉज आज ये मेरा टॉपिक नहीं है, सो आई कैन नॉट डिस्कस मच, मगर आप उसकी अच्छी केयर करें, उसको सर्च करें कि आप अपनी बॉडी के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को बॉडी बिल्डिंग, पुशअप्स करें, अपनी स्किन को मेंटेन करें, उसको बेसिकली टोन्ड रखें। और 8 या बिल्कुल लगा सकते हैं मरियम 8 साल के बेटे को, बेटी को सनब्लॉक, तो आप उसको बेहतरीन वो चीज़ उसको बता रहे हैं जो वो ज़िंदगी के लिए बेहतरीन कर सकता है कि यूज़ अ सनब्लॉक। सो हमने जनरली डिटेल में डिस्कस किया आज 30 साल की तमाम चीज़ें। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकती हैं, अगर नहीं तो इंशाल्लाह अगली लाइव हम 20 की करेंगे और 20 में ज़ाहिर है चीज़ें और चेंज हो जाएंगी। तो आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द कोई 20 में है तो वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एज है। और हम लोग नॉर्मल 50 साल की उम्र में बैठे नहीं, 50 हमारी एवरेज एज है और 50 के सेंटर 30 बनता है। 30 के 50 के बाद आप बोनस पर हैं। अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है जिसमें आपका फूड, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आपकी नींद, आपका खाना, आपका पीना, आपका सनब्लॉक, आपकी एक अच्छी रूटीन है, तो आप यकीन मानिए आपके अगले साल बहुत अच्छे गुजरेंगे और हो सकता है 50 के ना हो, आप बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजारें। अगर आपकी ज़िंदगी अनहेल्दी है, आप स्मोकिंग करते हैं, खुदा न खास्ता आप किसी ड्रग्स में, अल्लाह ना करे, आपका एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, तो पहली बात आप अपने आप को बूढ़ा जल्दी करेंगे। दूसरी बात आपको बीमारियां बहुत सी लगेंगी। तीसरी बात आप खूबसूरत नहीं दिखेंगे। चौथी बात अगर आपके पीरियड्स जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, आपको मेनोपॉज हो जाता है, तो आपके बच्चियों को आप ही के साथ औरतों का मेनोपॉज का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ आपकी अपनी माँ से है। और अगर आप ये साइकिल ब्रेक कर देते हैं किसी भी वजह से, किसी भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, तो आपकी बेटियों को और जल्दी हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। मैम वो मदर्स जो बच्चों को फीड करवा रही हैं कर सकती हैं बेटा, एक्सरसाइज कर सकती हैं, एक्सरसाइज बुरी चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सी सेक्शन है, यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल। मगर मैंने अपनी बात बताई, मेरा बेटा सी सेक्शन था एंड मुझे 6 महीने हुए थे। आई स्टार्टेड डूइंग लाइट स्टफ। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं हमें लगता है हम बीमार हैं, हम बेड को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम हिलना जो पता नहीं क्या, कुछ भी नहीं होता। गोरियों को देखें आखिरी दिन तक काम करती हैं, कुछ भी नहीं होता। आई वॉज वर्किंग, आई वॉज अ टीचर व्हेन जब मेरा बेटा हुआ और मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट बताया, बट आई वॉज वर्किंग परफेक्टली फाइन। मैं वॉक करती थी, इतनी वॉक करती थी। आई यूज़ टू इन्जॉय तैयार होना, हर चीज़ मैं करती होती थी। चीक्स पे रेडनेस मैंने बताई थी आपको पिगमेंटेशन की क्लास के अंदर। जब आप एक्सट्रीम वेदर्स में होते हैं तो इसको रोज़ेशिया कहते हैं, जो रेडनेस से डील करता है। एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से ये चीज़ होती है। अब बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, किसी ऐसे कीप अप, बस 3 से आगे ना जाना, 3 से आगे सी सेक्शन इज़ नॉट अलाउड, बहुत ज़्यादा होता है 3। तो बट यू कैन टेक केयर। उसी वक्त जब एक मर्ज़ होना शुरू में पकड़ लिया जाए तो आपको कुछ भी डैमेज नहीं करता, सी सेक्शन हो जाता है, इट्स ओके। तो अगर वो रेडनेस है आपकी वकारोनिसा किसी की, तो उसको सनब्लॉक तो आप देंगे ही देंगे। मैंने उस लाइफ के अंदर काफ़ी चीज़ें बताई थी रोज़ेशिया से रिलेटेड, उसमें फूड भी आ जाता है, उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं और आप उसको मिनिमाइज़ बिल्कुल कर सकते हैं विद प्रॉपर केयर। तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज की लाइव हो गई कंप्लीट। आई थिंक हमें ज़्यादा टाइम ही हो गया है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अपने प्यारों का दुआओं में याद रखिएगा। कोई आपके पास स्पेसिफ़िक टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं बात करूं तो मैं ज़रूर करूंगी उस पर आकर। मेरे पास ख़ुद के काफ़ी टॉपिक्स अभी मौजूद हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूं, जिसके अंदर मेरे पास हैं अभी 2-4 टॉपिक्स। मैं अभी बात कर नहीं पा रही हूं पे, क्योंकि मुझे लगा ईद करीब है तो हमें स्किन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्किन केयर पर। माशाल्लाह साइमा, हैट्स ऑफ टू यू, कीप अप द गुड वर्क। बहुत ज़्यादा होते हैं 3-4 सी सेक्शन। आई नो इट इज़ वेरी टेरेबल, बट क्या किया जाए, कुछ प्रोसेसेस ही लाइफ के ऐसे हैं। माँ बनना, जन्नत पाँव के नीचे लेना इतना आसान काम तो नहीं है।
बहरहाल, और माशाल्लाह आपने साइमा ना सिर्फ बच्चे अच्छी तालीम दी, उनको अच्छी तरबियत भी दी है। माशाल्लाह बहुत काबिल हैं आपके बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ सर्टिफिकेट मेहरबानी मरियम स्टॉप कर देना भी चाहिए था। सो खैर ये हिम्मत का काम है और अल्लाह उतनी हिम्मत देता है जितनी इंसान सह सकता है। और एक हमारे दिमाग से एक हार्मोन जनरेट होता है जब हम बच्चा डिलीवर करके फारिग होते हैं, जो हमारी मेमोरी उसी वक्त ख़त्म कर देता है तकलीफ़ की। अगर आप देखिए आपका हाथ एक दफ़ा जलता है और अगर सेकंड टाइम आप उस देचके से कोसों दूर भाग जाते हैं, आपका एक बैड एक्सपीरियंस होता है, आप उस चीज़ से बहुत दूर भाग जाते हैं। मगर अल्लाह का की नेचर, आप अल्लाह का की हिकमत देखें कि जो एक औरत का बच्चा पैदा होता है उसको इतनी तकलीफ़ होती है कि उसकी कितनी हड्डियाँ क्रश होती हैं, उतनी तकलीफ़ होती है। तो आप ये देखें अल्लाह ने क्या रखा हुआ है कि आपकी उसी डिलीवरी के साथ, चाहे वो सी सेक्शन है, नॉर्मल है, आपके दिमाग से एक चीज़ निकलती है जो आपका मेमोरी का लॉस कर देती है और आपको तकलीफ़ भूल जाती है। वो इतनी शदीद तकलीफ़, हाथ जले इतना सा, आप दूसरी दफ़ा देच का ध्यान से पकड़ते हैं। सो क्या होता है कि ये जो नस्लें चलनी है ना, तो अल्लाह उसको ख़त्म कर देता है उस तकलीफ़ को, और उसका फल औलाद की सूरत में आपको दे देता है, वरना शायद किसी के भी एक से ऊपर बच्चे ना हो। सो ये अल्लाह नोज़ द बेस्ट, और अल्लाह इतनी ताकत माँ को दे देता है क्योंकि अल्लाह की इसमें बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। सो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोई आपका स्पेसिफिक टॉपिक हो, डू लेट मी नो, आई विल टॉक अबाउट इट। मैंने एक टॉपिक पे ज़रूर बात करनी है कि माओं के फेज़ उनके बच्चों में क्यों चले जाते हैं, किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है, तो मैं उस पर भी ज़रूर बात करूँगी कि हम अपने खौफ और डर अपने बच्चों में क्यों डाल देते हैं। थैंक यू वेरी मच, टिल द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।